हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर अपने पढ़ते हैं फलोद्यान प्रबंधन यानी कि ऑर्चार्ड मैनेजमेंट के बारे में। यानी कि फलोद्यान यानी जो बाग होता है अपना, उसका मैनेजमेंट प्रबंधन कैसे करते हैं, यानी उसको किस प्रकार से लगाते हैं। जैसे यहाँ पर ये चीज़ें दी हुई है। फलोद्यान के स्थान का चुनाव, पहले सबसे पहले अपने को यही ज़रूरी है चीज़ कि किस जगह पर अपने को बाग लगाना होता है, उसकी योजना क्या है, यानी प्लानिंग करनी पड़ती है। किस चीज़ का बाग लगा रहे हैं, कितनी अपने पास भूमि है, किस प्रकार की भूमि है, कैसे लगाना है, किस विधि से लगाना है, वो सारी चीज़ें। आगे है रेखांकन यानी कि लेआउट, एक नक्शा तैयार करना होता है, किस विधि से लगाएंगे, कितने पौधों की आवश्यकता पड़ेगी, वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में सारा कुछ हो जाने के बाद में गड्ढे तैयार किए जाते हैं, यानी कि जो मुख्य अपना सीज़न होता है, यानी अगर अपने जुलाई अगस्त में लगा रहे हैं तो मई जून के अंदर गड्ढे तैयार करेंगे, तो वो चीज़ है गड्ढे तैयार करना। फिर उनके अंदर पौधे लगाए जाते हैं, तो कितने समय पर गड्ढे तैयार किए जाते हैं, कब पौधे लगाने हैं, और पौधे लगाने के बाद में उनके सामान्य देखभाल कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें आती हैं ऑर्चार्ड मैनेजमेंट के अंदर। यानी फलोद्यान प्रबंधन के अंदर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें अपने इसमें पढ़ेंगे। तो पहला जो टॉपिक है इसके अंदर, ये सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। इसमें जो फर्स्ट है वो है सिलेक्शन ऑफ साइट, यानी कि स्थान का चुनाव। तो अपने बाग लगा रहे हैं या फलोद्यान लगा रहे हैं, उसमें सबसे पहले अपने को जो जगह है उसका चुनाव करना होता है, क्योंकि यह क्या होता है, एक स्थायी होता है। क्योंकि बाग जो है वो कई सालों तक चलता रहता है, क्योंकि यह एक फसल नहीं है इस प्रकार से कि जैसे मुख्य रूप से जैसे खाद्यान्न फसलें होती हैं, उनका 5-6 महीने का पीरियड होता है, यानी फसल काल होता है। उसके अंदर अपने यानी कि जगह बदल भी सकते हैं या उस जगह को छोड़ भी सकते हैं, परंतु फलोद्यान में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्थायी होता है। 20, 25, 15 साल जो भी है उतने समय के लिए यह स्थायी होता है, इसलिए इसका चुनाव अपने को सही तरीके से करना चाहिए। तो जगह का चुनाव करते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, वो चीज़ पढ़ेंगे। इसमें दे रखा है फलोद्यान लगाना एक स्थायी एवं दीर्घकालीन नियोजन है। इसके लिए स्थान का चुनाव अति आवश्यक है, यानी कि लंबी प्रक्रिया है, यानी कई वर्षों के लिए एक निश्चित स्थान का चुनाव किया जाता है। स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ फल वृक्ष उचित वृद्धि कर अधिक उत्पादन दे सके, जिससे क्या है कि जो लगाने वाला एक किसान है, उत्पादन करता, वो अधिक लाभ प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार के अपने को स्थान का चुनाव करना है, जो कि स्थान की कई कंडीशंस हैं जो क्या है कि नीचे दी हुई हैं। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए मुख्य रूप से। तो स्थान का चुनाव करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, यानी ये चीज़ें मुख्य रूप से होनी चाहिए। फर्स्ट है जलवायु, यानी कि ऐसे स्थान का अपने को चुनाव करना है जहाँ पर उस फसल के लिए, यानी जो अपने सोच रखी है, जैसे अपने लगाते हैं, मान लो खजूर लगाते हैं, खजूर का बाग लगाया या पेड़ अनार जो भी है, तो उनके लिए ऐसी जलवायु होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर दे रखा है शुष्क व गर्म जलवायु, तो ऐसी जलवायु होनी चाहिए। तो ऐसी जलवायु वाले स्थान का अपने चुनाव करते हैं। जैसे अपने लगा रहे हैं, मान लो सेब का फलोद्यान लगा रहे हैं, तो उसके लिए अपने को शीत जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी ठंडे इलाके के अंदर लगाना चाहिए। इसी प्रकार है, मान लो दूसरे कोई भी फ्रूट हैं उसके लिए, जैसे यहाँ पर दे रखा है केला व नारियल के लिए गर्म व तर जलवायु, यानी दलदली जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इस प्रकार की फसलें, यानी कि फलदार फसलें लगानी चाहिए। तो इसके अंदर जलवायु में वही चीज़ है कि जो भी अपने बाग लगा रहे हैं किसी भी फसल के रूप में, तो उसके लिए उचित जलवायु का होना बहुत ही आवश्यक है। यानी कि उसके लिए वार्षिक वर्षा का ध्यान रखना होता है कि जैसे किसी फसल को कम वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है तो उसे शुष्क क्षेत्रों में बो सकते हैं, अधिक की है तो उसे जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर बोना पड़ेगा, जैसे आर्द्र क्षेत्र हैं।
तापमान उचित होना चाहिए फसल के लिए, कि ये नहीं है कि जैसे खजूर, बेर, अनार के लिए तापमान ज़्यादा आवश्यकता होती है तो उन्हें अपने कम तापमान वाले क्षेत्रों में नहीं बो सकते। हवा, प्रकाश आदि की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। तो इसके अंदर जलवायु में यही है कि किसी भी फसल यानी कि फल वृक्ष लगा रहे हैं अपने, तो उसके लिए एक निश्चित जलवायु का होना अति आवश्यक है। उसके बगैर फसलोत्पादन अपने या फलोत्पादन नहीं प्राप्त कर सकते। इसमें दे रखा है फल उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में शुष्क, अर्धशुष्क व अर्धनम जलवायु के फलों को ही उगाया जा सकता है, क्योंकि मुख्य रूप से शुष्क व अर्धशुष्क ज़्यादा पाई जाती है राजस्थान में जलवायु। तो उनके अंदर उसी प्रकार से फल लगा सकते हैं। जैसे शुष्क के अंदर ये दे रखे हैं खजूर, बेर, अनार वगैरह, अर्धशुष्क और अर्धनम के अंदर अपने फलोत्पादन ले सकते हैं। यानी कि इस प्रकार की जलवायु का चयन करना है जिसमें फलोत्पादन आसानी से लिया जा सके। आगे इसमें सेकंड, भूमि, यानी भूमि किस प्रकार की होनी चाहिए। तो यानी कहने का मतलब अलग अलग फल वृक्ष के लिए अलग अलग भूमि यानी मृदा की आवश्यकता होती है। तो जिस फल वृक्ष के लिए मुख्य यानी कि अगर दोमट मृदा चाहिए तो अपने पास दोमट मृदा होनी चाहिए, यानी कि दोमट मृदा के अंदर ही वो अपना उत्पादन दे सकता है। जैसे कुछ फल वृक्ष हैं जो क्या है कि बलुई मृदा के अंदर भी अपना उत्पादन दे सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में ज़्यादातर शुष्क जलवायु के अंदर आता है। तो इसलिए इस प्रकार के जो कंटीले फल वृक्ष हैं उनका उत्पादन अपने शुष्क क्षेत्रों में ले सकते हैं, जैसे बेर वगैरह हैं। तो फलोद्यान के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी गई है, क्योंकि राजस्थान में बलुई दोमट मृदा का जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है, इसलिए दोमट व बलुई दोमट मृदा उपयुक्त मानी गई है। भूमि की सतह 2 मीटर तक गहरी हो, यानी उस मृदा की जो गहराई है वो, यानी कि ये भूमि का तल है, इससे इतनी गहराई तक यानी कि बलुई दोमट मृदा होनी चाहिए। बलुई दोमट मृदा अगर इतनी गहराई तक होगी 2 मीटर तक, तो वहाँ पर अपने फसल उत्पादन आसानी से ले सकते हैं। आगे इसमें ये तो अपने को पता ही है कि ज़्यादा अम्लीय या ज़्यादा क्षारीय भूमि है उसके अंदर किसी भी फसल का उत्पादन लेना आसान नहीं होता है, इसलिए भूमि है वो ज़्यादा अम्लीय या ज़्यादा क्षारीय नहीं होनी चाहिए और जीवांश युक्त होनी चाहिए और विकार रहित होनी चाहिए। कोई भी जैसे सूत्रकृमि वगैरह या फिर मृदा से उत्पन्न होने वाले रोगों की संख्या है वो कम होनी चाहिए, रोग उसके अंदर कम लगने वाले होने चाहिए, तो वायु संचार वाली होनी चाहिए। इस प्रकार की मृदा का उसमें चयन करना होता है। आगे है धरातल की स्थिति। तो फलोद्यान के लिए समतल भूमि का चुनाव करना चाहिए। ऊंची नीची भूमि है उससे क्या है कि मृदा क्षरण यानी कि मृदा का कटाव यानी अपर्दन होता है, जल के साथ में मिट्टी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, इसलिए मृदा है वो ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए। धरातल की स्थिति है वो यानी कि समतल भूमि पर बाग लगाना चाहिए, जिससे क्या है कि सिंचाई भी आसानी से कर सकें और जब वर्षा होती है तब ऊंचे वाले जो स्थान हैं वहाँ से जल है वो नीचे न आ सके। अगर भूमि समतल होगी तो उसमें जो जल है वो समान मात्रा में सभी पौधों को वितरित हो सकता है। आगे है इसमें फोर्थ है सिंचाई व जल निकास। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है वहाँ पर किसी फसल का उत्पादन लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो खेती जो क्या है कि वर्षा पर आधारित होती है, तो वर्षा समय पर न होने पर उत्पादन में गिरावट आती है, उत्पादन बिल्कुल भी कम हो सकता है। इसलिए जो कृषि है वो वर्षा आधारित होती है उससे क्या है कि नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जो बाग वगैरह हैं वो लंबी अवधि तक लगाए जाते हैं, इसलिए अच्छे उत्पादन के लिए सिंचाई व जल निकास उचित होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें कि या तो ऐसे
अगर मान लो राजस्थान के अंदर है तो ऐसे फल वृक्षों का चयन करें जिनमें जल की कम मात्रा की आवश्यकता होती है, या फिर अगर ऐसे फल वृक्ष लगाए हैं जिनको अधिक जल की आवश्यकता है तो जितना जल वर्षा से प्राप्त होता है उसके बाद में सिंचाई की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। अगर सिंचाई की उचित व्यवस्था है तो उसमें समय समय पर जल दिया जा सकता है। जैसे क्या है कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी गुणवत्ता युक्त वर्ष भर पर्याप्त पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध रहना चाहिए। ठीक है, अगर बरसात कम होती है तो वहाँ पर सिंचाई के साधन होने चाहिए। जैसे क्या है कि जैसे आम है, अमरूद है, पपीता, अंगूर, केला, नींबू, संतरा आदि फल वृक्षों में वर्ष भर नियमित सिंचाई की आवश्यकता रहती है, यानी इनको समय समय पर जल देने की आवश्यकता होती है। अगर समय समय पर वर्षा हो रही है तो सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। तो इन चीज़ों का अपने ध्यान रखना होता है कि इस पौधे के अंदर जल की कमी न हो, क्योंकि जल की अगर कमी होगी तो समय पर पौधा अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा तो उनमें पुष्पन नहीं होगा समय पर, या फिर कम होगा, जिससे क्या है कि यह फलन वगैरह की समस्या आ सकती है। तो अपने इच्छित उत्पादन लेने के लिए समय पर सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। और उसी के साथ में क्या है कि जल निकास भी अच्छी प्रकार से होना चाहिए, कि यानी कि ज़्यादा बरसात हो गई है तो पौधों की जो जड़ें वगैरह हैं वो गल न जाए, इसके लिए जल निकास की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। आगे इसमें अन्य सुविधाएं यानी कि कौन कौन सी अपने कर सकते हैं। अन्य सुविधाओं में जैसे दे रखा है यातायात परिवहन सड़क की सुविधा अच्छी व आवश्यकतानुरूप होनी चाहिए, यानी कि या तो जो बाग लगा रहे हैं वो शहर के नज़दीक होना चाहिए ताकि उससे जो उत्पादन है या उसके लिए जो आवश्यक सामग्री लानी है तो वो आसानी से अपने ला सकें, जिससे क्या है कि यातायात का खर्चा वो कम हो, यानी कि खर्चा बचाया जा सके। फलोद्यान की उपज की बिक्री हेतु बाजार की उपलब्धता सुनिश्चित हो, यानी कहने का मतलब है जितना भी उत्पादन हुआ है अपने उसको बाज़ार में आसानी से बेचा जा सके। आगे उद्यान में विभिन्न कार्यों के लिए कुशल व अकुशल श्रमिकों की उपलब्धता हो, यानी कि जो काश्तकार हैं या फिर जो काम करने वाले व्यक्ति हैं बाग के अंदर वो होने चाहिए अच्छी मात्रा के अंदर या अच्छी संख्या के अंदर होनी चाहिए, ताकि जिससे क्या है कि उसमें आसानी से जो कृषि क्रियाएँ हैं वो की जा सके और उत्पादन जो है उसको समय पर बाज़ार में भेजा जा सके। समय समय पर तकनीकी जानकारियों की सुविधा हो, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है वो समय समय पर काम में ली जानी चाहिए, जिससे क्या है कि उत्पादन में वृद्धि हो। उद्यान की सभी प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, यानी फेंसिंग वगैरह की होनी चाहिए, जिससे क्या है कि आवारा पशु वगैरह उस बाग के अंदर नहीं आ सके, जिससे क्या है बाग को नुकसान न हो। तो ये चीज़ें अपने जो पढ़ी हैं वो थी नॉर्मल जलवायु वगैरह के बारे में, यानी कि स्थान का चुनाव अगर अपने कर रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, जलवायु है, भूमि वगैरह है, इस प्रकार से यानी कि अपने स्थान का चुनाव हो जाता है। अब स्थान का चुनाव होने के बाद में अपने पढ़ते हैं उसमें उद्यान योजना, यानी कि ऑर्चर्ड प्लानिंग क्या होती है। उद्यान की योजना का मतलब होता है बाग अपने लगा रहे हैं, जैसे मान लो ये भूमि है अपने पास तो इसके अंदर अपने आम का बाग लगा रहे हैं तो उसकी प्लानिंग की जाती है, उसकी मान लो बाड़ वगैरह लगाते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि खाद का अलग जगह होनी चाहिए, ठीक है, रास्ते कहाँ कहाँ पर होने चाहिए, किस विधि से बाग लगाना है, वो सारी चीज़ें हैं वो उद्यान योजना के अंदर आती हैं। तो इसमें यानी फल वृक्षों का रोपण एक दीर्घकालीन कार्य है, यानी कि ये तो है नहीं कि 6 महीने के लिए फल वृक्ष लगा रहे हैं, तो ये मुख्य रूप से क्या होता है 15 से 20 या 25 वर्षों तक स्थायी रूप से अपने उसमें लगाते हैं। इसलिए जो योजना है वो एक्यूरेट होनी चाहिए अपनी, कि ये नहीं है कि 1-2 साल बाद में ही वो जो बाग है वो ख़राब हो जाए। अतः फल वृक्ष लगाने से पूर्व उसकी अच्छी प्रकार से योजना तैयार करनी चाहिए, यानी कि एक स्पेसिफिक
प्लानिंग होनी चाहिए, जिससे क्या है कि जो बाग है वो सफल हो सके। इसके लिए अपने को क्या क्या करना पड़ेगा, तो जो मुख्य जो पॉइंट हैं वो हैं बाड़ लगाना यानी फेंसिंग। बाड़ लगाना नाम से स्पष्ट है कि यानी कि ये बाग है तो उसको बाह्य जो जानवर वगैरह हैं या अन्य सुरक्षा हेतु उसके चारों ओर बाड़ लगाई जाती है। ये टॉपिक अपने बाड़ लगाना वगैरह +1 के अंदर पढ़ लिया है, यानी बाड़ क्या होता है और क्यों की जाती है। तो बाड़ लगाना सिंपल सी बात है कि फल वृक्षों की सुरक्षा हेतु ये कार्य किया जाता है। आगे है इसमें बाड़ लगाने के अंदर उद्यान की सुरक्षा के लिए बाड़ लगाना ज़रूरी है। इसमें कंटीली झाड़ियाँ यानी कौन कौन सी चीज़ें अपने इसमें काम में ले सकते हैं, मिट्टी की ढोल, कंटीले तार, पक्की दीवार आदि क्या है कि इसके अंदर बाड़ के रूप में काम में ले सकते हैं। कांटेदार पौधों के अंदर जंगल जलेबी है, विलायती बबूल है, करौंदा, मेहंदी, थार, नागफनी, इन चीज़ों से अपने बाग के चारों ओर बाड़ लगा सकते हैं, जिससे बाग की सुरक्षा की जा सके। आगे है भूमि की प्रारंभिक तैयारी, यानी कि प्लानिंग के अंदर सेकंड पॉइंट है भूमि की प्रारंभिक तैयारी किस प्रकार से करते हैं। तो प्रारंभिक तैयारी के अंदर क्या होता है मुख्य रूप से, यानी कि खरपतवारों को बाहर निकाल दिया जाता है। जो भूमि के अंदर खरपतवार हैं भूमि को समतल कर लेते हैं, कंकड़ पत्थर हैं उनको अलग कर लेते हैं। ठीक है, यही चीज़ें होती है। बस थोड़ी बहुत नालियाँ वगैरह बना दी जाती हैं। क्यारियाँ अगर बनानी है तो क्यारियाँ वगैरह यानी फ्लड इरिगेशन अपने को करना है तो उसके अंदर क्यारियाँ वगैरह बना दी जाती हैं। ड्रिप मेथड है तो क्यारियों की आवश्यकता नहीं होती है। और उसके अंदर नॉर्मल क्या है कि हरी खाद डालनी है तो हरी खाद वगैरह डाल देते हैं या फिर FYM का प्रयोग उसमें कर देते हैं। तो ये चीज़ें होती है भूमि की प्रारंभिक तैयारी के अंदर। अभी से आगे है वायुरोधी वृक्ष यानी कि विंड ब्रेकर, इनको विंड ब्रेकर्स बोलते हैं। यानी ये क्या होते हैं कि तेज़ हवाओं या फिर जो ठंडी या गर्म तेज़ हवाएं हैं उनको रोकने के लिए, यानी कि जिस प्रकार से ये है मान लो बाग, ये मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर लगाई जाती हैं, जिससे क्या है कि तेज़ हवाएं जो है वो इस इलाके में प्रवेश न कर सके, यानी कि पौधों पर अटैक न कर सके सीधे रूप में। इसलिए ये जो वृक्ष हैं वो लगाए जाते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखना कि इनको किस दिशा के अंदर लगाया जाता है। उत्तर पश्चिम दिशा में या तो इस प्रकार से लगा सकते हैं या फिर अपने इस प्रकार से लगा सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर इन पौधों की रोपाई की जाती है, जिससे इस तरफ से आने वाली जो हवा है गर्म या फिर ठंडी हवा उनको रोका जा सके। जो यहाँ पर पौधे लगे होते हैं उनके सीधे संपर्क में नहीं आ पाते, जिससे क्या है कि पौधों की अच्छी प्रकार से वृद्धि हो जाती है। एक चीज़ आप ये याद रखना कि वायुरोधी वृक्ष के रूप में कौन से पौधे काम में लिए जाते हैं। तो ये जो देसी जामुन, आम, नीम, शहतूत, कमरख, शीशम आदि जो दिए हुए हैं वो वायुरोधी पौधों के रूप में काम में लिए जाते हैं। इससे क्या होता है, यानी वायुरोधी वृक्ष क्यों लगाते हैं, तो मुख्य जो बाग के पौधे होते हैं जैसे आम का बाग लगाया है या फिर मान लो जामुन का बाग है, तो उससे क्या है अपने को मुख्य जो पौधे हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए ये ऐसा किया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि वायुरोधी वृक्ष पट्टिकाएँ क्यों लगाते हैं, तो जो अपने बाग की सुरक्षा है, यानी बाग के अंदर जो पौधे लगाए गए हैं उनको तेज़ गर्म व ठंडी हवाओं से सुरक्षा के लिए ऐसा करते हैं। आगे इसमें सड़क व रास्ते, तो ये सिंपल सा ही बात है। बाग के अंदर आने जाने के लिए क्या है कि जैसे कोई भी चीज़ अपने बाग के अंदर लाते हैं या कोई भी चीज़ बाग से बाहर ले जाते हैं तो उसके लिए रास्तों का होना ज़रूरी है, जिससे क्या है कि जैसे खाद उर्वरक, दवा, मशीन, उपकरण आदि जो है वो बाग के अंदर ला सकें और बाग से बाहर जो उत्पादन है उसको आसानी से बाहर ले जा सकें। इसके लिए ऐसा किया जाता है। तो सड़क व रास्ते भी रखे जाते हैं। जैसे इस प्रकार से अपने बाग लगा रहे हैं तो उसके अंदर अपने कोई भी तरीके से रास्ते
रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी के जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपने जो इच्छा हो उस प्रकार से रास्ते रख सकते हैं जिससे आवागमन में सुविधा हो। आगे हैं सिंचाई की नालियाँ। तो सिंचाई की नालियाँ यानी कि बाग के अंदर समय समय पर सिंचाई करनी होती है, तो उसके लिए नालियाँ भी होनी चाहिए। तो सिंचाई के लिए अपने इच्छा अनुसार कच्ची, पक्की या सीमेंट की पाइप या नालियाँ लगा सकते हैं। आजकल क्या होता है कि मुख्य रूप से जो सिंचाई है वो जल को बचाने के लिए ड्रिप सिस्टम या फिर फुहारे से की जाती है। इसके लिए नालियों की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो छोटे पौधे हैं उनके अंदर फुहारे व ड्रिप सिस्टम से सिंचाई की जा सकती है। तो सिंचाई की जो नालियाँ हैं वो बनानी अति आवश्यक है। ये किसी भी विधि द्वारा बनाई जा सकती हैं। जैसे ये बाग है तो यहाँ पर नाली बना दी और इधर क्यारियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। या फिर ड्रिप सिस्टम अपने लगा रहे हैं तो उसमें सिंपल सा इस प्रकार से ड्रिप है वो लगाई जाती हैं और यहाँ पर पौधे लगाए जाते हैं। और इसी प्रकार से जो फव्वारा सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम, वो भी इसी प्रकार से लगाया जाता है। यानी अलग अलग जगह पर फव्वारे लगाए जाते हैं जिससे क्या है कि सभी पौधों को आवश्यकता अनुसार जल मिल सके। आगे है आवास एवं कार्यालय। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है रेजिडेंस एंड ऑफिस। तो बाग के अंदर एक ऑफिस भी होता है जिससे क्या है कि उसके अंदर कोई भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो रखी जा सकें और उसका जो बाग का लागत वगैरह का उत्पादन का लेखा जोखा है वो आसानी से रखा जा सके। यानी उसके अंदर निरीक्षण, भंडारण, पैकिंग, विपणन आदि के कार्यालय होते हैं, अलग अलग भवन होते हैं। जिससे क्या है कि कोई भी चीज़ को भंडारित करना है, किसी भी चीज़ की पैकिंग करनी है, विपणन यानी कि किसी चीज़ को बेचना वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें अपने उसमें आसानी से बाग के अंदर अलग से कर सकते हैं। तो इसके लिए कार्यालय व भवन अलग से बनाए जाते हैं जिससे क्या है कि ये सारे काम करने में सुविधा रहती है। आगे अपने इसमें है रेखांकन यानी कि लेआउट। तो लेआउट क्या है कि एक विशेष प्रकार का नक्शा है जिससे क्या है कि बाग को आसानी से लगाया जा सके। इसमें अपने क्या पढ़ते हैं लेआउट के अंदर कि लेआउट क्यों किया जाता है और किस प्रकार का होना चाहिए। तो लेआउट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो अपने बाग लगाते हैं तो उसके अंदर भूमि का सदुपयोग सही से होना चाहिए और अधिक से अधिक पौधे लगाए जाने चाहिए और किसी भी पौधे को दूसरे पौधे से नुकसान नहीं होना चाहिए। इस विधि से पौधों को लगाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लग सकें और उनके बीच में जगह भी है वो इच्छित यानी कि जितनी ज़रूरी है वो रखी जा सके और लाइन से लाइन की दूरी भी अच्छी प्रकार से होनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो कला है उसको रेखांकन बोलते हैं यानी कि लेआउट, अच्छी दूरी होनी चाहिए। तो वो जो क्रिया हैं वो रेखांकन यानी कि लेआउट कहलाती हैं। इसकी जो विधियां हैं उनके बारे में अपने पिछली वीडियो में अच्छी प्रकार से पढ़ लिया है। तो आप जो अगर ये चीज़ें आपको अगर जानना है तो आप पिछली वीडियो के अंदर जाकर देख सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, सारी विधियां हैं, 6 की 6 विधियां वो पिछली वीडियो में बता दी गई है। वो वीडियो अलग है तो वो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अगला टॉपिक है इसके अंदर अपने इसके अंदर एक चीज़ दे रखी है सघन रोपण यानी हाई डेंसिटी प्लांटिंग। ये क्या होता है? तो नाम से ही स्पष्ट है, सघन का मतलब होता है पास पास, रोपण यानी कि पौधे लगाना। अगर पास पास अपने किसी भी विधि के अंदर पौधे लगाते हैं तो वो सघन रोपण कहलाता है। यह विधि जैसे है क्विंकन्स विधि है उसके अंदर ऐसा करते हैं, या फिर हेक्सागोनल जो विधि है उसके अंदर ऐसा किया जाता है। यानी कि इसके अंदर कम जगह के अंदर ही पौधों की संख्या है वो ज़्यादा होती है। यानी कि कम जगह के अंदर ज़्यादा पौधे लगाने की जो विधि है वो कहलाती है हाई डेंसिटी प्लांटिंग मेथड। यानी कि कम जगह में ज़्यादा पौधे लगाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि निश्चित क्षेत्रफल से अधिक उत्पादन लेने के लिए फल वृक्षों को आपसी अंतर
कम का रोपण करना सघन रोपण कहलाता है। यानी कि जगह उतनी ही होती है, जैसे कि इतनी जगह के अंदर अपने वर्गाकार विधि में लगाते हैं तो एक पौधा यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इतनी जगह में 4 पौधे लगाए हैं। और यही विधि अगर अपने काम में लेते हैं जैसे हेक्सागोनल मेथड के अंदर, तो उसके अंदर क्या है कि इस विधि से नज़दीक नज़दीक पौधे हैं वो लगाए जाते हैं। हेक्सागोनल है यानी कि इसके अंदर षटभुजाकार के अंदर पौधे लगाए जाएंगे ऐसे कोनों पर। और इसी प्रकार से क्विंकन्स विधि है, वो क्या है कि पंचभुजाकार विधि है, तो उसमें वर्गाकार विधि की तरह ही है। इस प्रकार से यानी कि ये वर्गाकार विधि है, चारों कोनों पर पौधे लगाते हैं और उसके अंदर एक बीच में भी लगाया जाता है, जिससे यह क्या है कि एक प्रकार से पंचभुजाकार विधि हो जाती है। तो इसलिए ज़्यादा पौधे यानी कि सीमित क्षेत्र के अंदर ज़्यादा पौधे लगाने की जो विधि है वो सघन रोपण कहलाती है। तो इसके अंदर ध्यान अपने को यही रखना है कि प्रत्येक पौधे के बीच में इच्छित दूरी होनी चाहिए, आवश्यक दूरी होनी चाहिए, और जो बीच का जो पौधा है वो कम समय वाला होना चाहिए। ये जो पौधा है वो पंचभुजाकार विधि के अंदर इस पौधे को क्या बोलते हैं, फिलर प्लांट बोलते हैं। फिलर प्लांट यानी कि जिसको पूरक विधि या फिर पूरक पौधा कहा जाता है। तो ये जो बीच वाला पौधा है वो कम समय वाला होता है, यानी कि 6 महीने 1 साल का पौधा होता है मुख्य रूप से, जिसे क्या है कि जो बार वाले पौधे हैं उनकी उपज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो सघन रोपण है वो यही है कि निश्चित क्षेत्र में अधिक उत्पादन लेने के लिए फल वृक्षों को आपसी अंतर कम कर रोपण करना सघन रोपण कहलाता है। तो इसके अंदर मुख्य रूप से यानी कि जो आम, सेब, नाशपाती, आड़ू, इन फल वृक्षों के अंदर है यह विधि अपनाई जाती है। यानी कि आम के अंदर मुख्य रूप से जो अल्फांसो किस्म है उसको हाई डेंसिटी प्लांटिंग के अंदर काम में लिया जाता है, क्योंकि उससे क्या है कि पौधे छोटे हैं और जिससे क्या है कि अधिक उत्पादन कम दूरी के अंदर भी लिया जा सकता है, इसलिए कम दूरी में अधिक पौधे लगाए जाते हैं। आगे है इसमें गड्ढे तैयार करना। गड्ढे तैयार करना यानी कि डिगिंग ऑफ पिट्स, गड्ढे तैयार करना। तो गड्ढे तैयार करने की जो विधि है वो है जैसे कि अपने फल वृक्ष लगाते हैं, जैसे अपने कोई भी फल वृक्ष लगाना है जुलाई अगस्त के अंदर, तो उससे ठीक अपने को महीने 1.5 महीने पहले यानी कि वर्षा ऋतु के अंदर गड्ढे तैयार करने होते हैं, वर्षा ऋतु से पहले, जिससे क्या है कि उनको आवश्यक धूप वगैरह है वो मिल सकें और उसके अंदर जो हानिकारक जितने भी सूक्ष्म जीव हैं वो नष्ट हो सकें, और जो उसकी वायु है उसके अंदर वायु संचार और वायु जो ताप है, टेम्परेचर है उसका वो बढ़ सके। इसलिए गड्ढों को पहले तैयार किया जाता है और फिर उनकी अच्छी प्रकार से भराई की जाती है, उनको अच्छी प्रकार से खाद व मिट्टी द्वारा भरते हैं। तो गड्ढे मुख्य रूप से किस आकार के होने चाहिए वो जो सारणी के अंदर दे रखा है वो चीज़ें। तो जैसे छोटे आकार के फल वृक्ष हैं जैसे पपीता, फालसा, केला वगैरह हैं, तो उनके लिए किस आकार के होंगे, 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर आकार के होते हैं। यानी कि ये 3 गुणा के अंदर दी हुई है। तो इसके अंदर है लंबाई, चौड़ाई, गहराई। ठीक है, याद रखना, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। यानी कि 50 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए गड्ढा इस प्रकार से, 50 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए इस प्रकार से, और 50 सेंटीमीटर ही गहरा होना चाहिए, यानी कि इस प्रकार से गहरा होना चाहिए। तो गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई दे रखी है 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ आप याद रखना कि यानी कि गड्ढों का आकार कितना होना चाहिए। इसी प्रकार मध्यम आकार के फल वृक्ष जो हैं अनार, अमरूद, नींबू के लिए 75 × 75 × 75 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे तैयार करने होते हैं। बड़े आकार के फल वृक्षों के लिए 1 मीटर का गड्ढा है वो बनाया जाता है, यानी 1 मीटर चौड़ा होना चाहिए, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर गहरा होना चाहिए। इस प्रकार से
गड्ढे तैयार किए जाते हैं। तो ये आपको इनका आकार है वो याद रखना होगा। जैसे कई बार पूछ लिया जाता है आम के लिए गड्ढे का आकार बताइए, तो उसका होगा 1 × 1 × 1 मीटर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब गड्ढे कैसे बनाने हैं, किस दूरी पर और कब। तो गड्ढे फल वृक्ष रोपण के 1 माह पूर्व खोदकर खुला छोड़ना चाहिए। ये बात मैंने आपको बता दी है कि जब अगर अपने मान लो जुलाई के अंदर पौधे लगा रहे हैं, जुलाई में वर्षा ऋतु यानी बरसात होने के बाद में पौधे लगा रहे हैं, तो जो गड्ढे हैं वो मुख्य रूप से जून या मई लास्ट के अंदर बना लेने हैं। ठीक है, तो गड्ढे हैं वो रोपण के 1 माह पूर्व खोद लेने हैं। वर्षा ऋतु में रोपण के लिए जून माह में, बसंत अथवा फरवरी में रोपण के लिए जनवरी में गड्ढे खोदने चाहिए। यानी बसंत ऋतु है, जैसे पतझड़ वगैरह है, उस टाइम पे क्या होता है कि अगर फरवरी के अंदर अपने पौधे लगा रहे हैं तो जनवरी के अंदर गड्ढे खोदें, और वर्षा ऋतु में अगर अपने पौधे लगा रहे हैं तो जून माह में गड्ढे खोद लेने चाहिए। तो ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को याद रखनी है कि गड्ढे कब खोदे जाते हैं और 1 महीने पहले क्यों खोदे जाते हैं। तो वो रीज़न मैंने आपको बता दिया है। गड्ढों का आकार जो है वो यहाँ पर दे रखा है, वो आप पढ़ लेना। इनको 15 से 20 दिन के लिए धूप में खुला छोड़ा जाता है। अब क्यों छोड़ा जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि जिससे हानिकारक जीवाणु है वो नष्ट हो जाएं। और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, इसमें खाद वगैरह डाली जाती है। जैसे दे रखा है यहाँ पर गोबर की खाद और कंपोस्ट का 1:1 यानी कि 10 किलो डाल रहे हैं, तो 10 यानी कि 10 किलो FYM या फिर 10 किलो कंपोस्ट। या फिर इसके क्या क्या है कि गड्ढा खोदते समय ऊपर की आधी मिट्टी उपजाऊ होती है, उसके साथ में मिलाकर इसका प्रयोग किया जाता है 1:1 के अंदर। यानी कि 10 किलो उसके अंदर साथ में मिट्टी डालेंगे और 10 किलो जो है वो खाद या फिर कंपोस्ट जो डाल रहे हैं वो डालेंगे। ठीक है, तो यानी 1:1 के अंदर मिट्टी या फिर खाद या कंपोस्ट जो भी है उसका प्रयोग अपने करते हैं। गोबर की कच्ची खाद नहीं होनी चाहिए, जिससे क्या है कि अपने उसमें हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं वो क्रिया कर सकते हैं। इसलिए जो खाद है वो अच्छी प्रकार से सड़ी गली होनी चाहिए, अन्यथा उसमें क्या होता है, दीमक का प्रकोप बढ़ सकता है। कच्ची खाद है तो उससे दीमक का प्रकोप बढ़ेगा। गड्ढे हैं वो उचित आकार के होने चाहिए, और इसके अंदर ये तो मेरा अनुमान था कि 10 kg, परंतु इसमें खाद व कंपोस्ट जो भी है वो अच्छी प्रकार से नाप तोल कर ही डालनी चाहिए। इसके अलावा उसमें क्या करें कि क्लोरपाइरिफॉस 60 से 100 ग्राम दे रखा है, उसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या है कि दीमक का कंट्रोल हो सके। अन्यथा जो अपने नए पौधे लगाते हैं गड्ढों में उनको नुकसान हो सकता है, उनकी जड़ें हैं वो दीमक द्वारा क्षतिग्रस्त की जा सकती हैं। तो ये विधि हैं गड्ढे खोदने की और गड्ढे भरने की। तो अगर पूछा जाए गड्ढों की भराई कैसे करेंगे तो वो ये चीज़ है, और गड्ढों को कब खोदा जाता है और कैसे किस टाइम पर उनकी खुदाई की जाती है, तो वो ये चीज़ है। और गड्ढों का आकार आपने यहाँ पर पढ़ लिया है, तो ये चीज़ आप याद रख लेना। आगे है इसमें पौधे लगाना। पौधे लगाने के अंदर अपने को समय पता होना चाहिए और जो डिस्टेंस है वो पता होना चाहिए। तो पहले अपने पढ़ा था गड्ढों का आकार, और अब है गड्ढों के बीच की दूरी। ठीक है, ये मान लो अपने एक गड्ढा तैयार किया है आम के वृक्ष के लिए, तो इसमें देखा है आम कटहल के लिए 10 × 10 मीटर। तो दूसरा जो गड्ढा है वो 10 मीटर के अंतराल पर, ठीक है, 10 मीटर के अंतराल पर यहाँ होगा। और ऐसे ही यानी कि गड्ढे से गड्ढे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी, यानी कि पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी, यानी जिसको बोलते हैं P/L, तो वो भी 10 मीटर होनी चाहिए। यहाँ पर गड्ढा बनेगा, तो इस प्रकार से गड्ढों की खुदाई करनी है। तो जहाँ पर गड्ढा होगा उसी गड्ढे के अंदर पौधे को लगाया जाता है। तो इसके अंदर दे रखा है आम कटहल के लिए 10 × 10 मीटर, आंवला लीची चीकू के लिए 9 × 9 मीटर, अमरूद बेर के लिए 8 × 8 मीटर, नींबू माल्टा
नाशपाती खजूर के लिए 6x6 मीटर, यानी कि इनके साइज़ के आधार पर दिया गया। पौधा बड़ा है तो जो बीच की दूरी है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे आम बड़ा होता है तो उनके बीच की दूरी है वो ज़्यादा होती है। जो अगर पौधा छोटा होता है, जैसे केला वगैरह है, फालसा अंगूर है, ये छोटे पौधे होते हैं, उनके बीच की दूरी है वो कम होगी। तो 3x3 मीटर, यानी पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 3x3 मीटर होती है। अब और कौन सी बातें ध्यान में रखनी है अपन को। फल वृक्षों का आपसी अंतर अधिक रखने पर पौधों की संख्या कम होने से पैदावार कम हो सकती है। यानी कि एक पौधा यहाँ पर लगा दिया, फिर बिना नापे ही तोले इसको यहाँ पर लगा दिया, तो ये मान लो 15 मीटर है, और छोटे पौधे हैं जैसे केला है, इनके बीच में इतनी दूरी रखती तो उससे क्या है कि उत्पादन कम होगा, ये ऑटोमेटिक पता है, क्योंकि पौधों की संख्या है वो कम हो जाएगी प्रति हेक्टेयर। इसलिए अच्छी प्रकार से इनको नाप कर ही लगाना चाहिए। जबकि सघन रोपण से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन नहीं मिल सकता। तो अगर अपने सघन रोपाई कर देते हैं, जैसे ये आम का पौधा है यहाँ पर, और ये भी आम का पौधा है, और अपने इसमें दूरी रख दी 3 मीटर, तो आम के अंदर मुख्य रूप से कितनी होनी चाहिए, 10x10 मीटर। तो जितनी आवश्यक है उतनी, क्योंकि आम का जो पौधा है वो बड़ा होता है, इसलिए उसकी अच्छे बढ़वार व डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, अपने को दूरी है वो ज़्यादा रखनी है। तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है। अतः फल वृक्षों को पर्याप्त अंतर पर रोपण करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है। जैसे कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे अमरूद में पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं, तो वो होगा 8 मीटर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये हो गई प्लांटिंग, ठीक है, कि पौधे को कितनी दूरी पर लगाना चाहिए। पहले वाला आपने पढ़ा था गड्ढे का आकार, जैसे 50x50x50 सेंटीमीटर, 75x75x75 सेंटीमीटर, और जो बड़े आकार के जो हैं पौधे जैसे आम वगैरह हैं, उनमें 1x1x1 पड़ा था। तो ये था पौधे लगाना। तो इनमें कितनी कितनी दूरी यानी कि रखी जाती है पौधा और लाइन के बीच में, वो चीज़ है। अब आगे है इसमें पौधे लगाने का समय। तो पौधे लगाने का समय यानी मुख्य रूप से पौधे कब लगाए जाते हैं। सदाबहार पौधों को वर्षा ऋतु यानी कि जून जुलाई के अंदर, ये जुलाई अगस्त है, यानी कि मुख्य रूप से जून जुलाई में लगाए जाते हैं। जून के अंदर बारिश होती है तब इनको रोपित कर दिया जाता है, जून लास्ट या फिर जुलाई के अंदर। मुख्य रूप से जुलाई के अंदर ही लगाया जाता है इन पौधों को। तो जुलाई या अगस्त के अंदर इनको अच्छी प्रकार से लगा दिया जाता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र यानी कि जहाँ पर लंबे समय तक बरसात होती है, जैसे जून से लेकर के अगस्त तक बरसात होती है, यानी लंबे समय तक बरसात होती है, तो वहाँ पर क्या है कि सितंबर में भी रोपित किया जा सकता है। जब बारिश रुकने वाली हो तब उनको लगा दिया जाता है। इसके अलावा क्या है कि बसंत ऋतु यानी कि फरवरी मार्च के अंदर बसंत ऋतु होती है, ये याद रखना। तो उसमें यानी कि फरवरी मार्च में भी लगाया जाता है बसंत ऋतु में। तो ऊपर अपने पढ़ा था कि गड्ढे कब तैयार करने हैं, जनवरी के अंदर। जनवरी में जो गड्ढे तैयार किए उनमें फरवरी मार्च में पौधे लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से पौधे लगाने का ये जो समय है वो दिया हुआ है। तो पौधे किस प्रकार से लगाने हैं वो चीज़ें अपने ऊपर पढ़ ली हैं। अब आगे इसमें अपने पढ़ते हैं। इसमें दे रखा है पौधे लगाते समय सावधानियाँ, यानी पौधे अपने लगा रहे हैं उस समय कौन कौन सी सावधानियाँ उसमें अपने को रखनी है। पौधा हमेशा सायकाल के समय लगाएं, क्योंकि क्या है कि सायकाल में धूप है वो कम होती है, जिससे क्या है कि वाष्पोत्सर्जन पौधे द्वारा कम होगा, और पौधा है वो जल की हानि कम करेगा, जिससे पौधे की जो रोपण जो शक्ति है यानी कि दूसरे स्थान पर लगने की जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी, जिससे रात के अंदर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा बिल्कुल भी। तो उससे क्या है कि सुबह तक पौधा अपनी जड़ें हैं वो अच्छी प्रकार से वृद्धि करवा सकता है। पौधे पर लिपटी घास पॉलीथीन को सावधानी से, यानी कि जो अपने जड़ों के चारों ओर जो पॉलीथीन वगैरह होती है पौधे के या फिर घास होती है उसको हटा देना चाहिए, जिससे क्या है कि जड़ें अच्छी प्रकार से ग्रोथ कर सकें।
ध्यान रहे कि जड़ों को भी कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। पौधों पर रोपण या कलिकायन का जुड़ाव भूमि से 25 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, जिसे यानी कि अपने कलिकायन वगैरह करते हैं तो यानी कि जैसे भूमि पर लगाते हैं तो यहाँ पर मान लो कलिकायन किया हुआ है इतनी जगह पर, तो ये जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्योंकि अगर भूमि के बिल्कुल नज़दीक लगाती है यहाँ पर तो जल वगैरह से ये नष्ट हो सकती है, मिट्टी या जल से नष्ट हो सकती है। इसलिए इसकी दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि भूमि से 25 सेंटीमीटर ऊपर रखना है इसको। कलिकायन का जो है 25 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। पौधा अधिक गहराई पर नहीं लगाएं, ज़्यादा गहरा नहीं लगाना है। जितनी उसकी जड़ें हैं केवल उतना ही जो मिट्टी के अंदर दबा भाग है उसको ही मिट्टी में दबाना होता है। पौधे लगाने से पूर्व ऊपरी भाग में 4 से 5 पत्तियां छोड़कर शेष पत्तियां हटा देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि मान लो नई जगह पर अपने पौधा लगाते हैं, उसकी पत्तियां बहुत सारी हैं और नर्सरी से लेकर आए हैं, तो नर्सरी में छायादार स्थान पर रहता है पौधा, और अपने उसमें खेत वगैरह में लगा देते हैं, जिससे क्या है कि अधिक पत्तियाँ होने से नई जगह पर जड़ें हैं वो धीरे धीरे ग्रोथ करती हैं, टाइम लगता है उनमें, तो पौधा है वो जड़ों से अधिक नमी या जल ग्रहण नहीं कर पाता जल्दी से, परंतु क्या है कि पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन है वो निरंतर होता रहता है। तो अधिक वाष्पोत्सर्जन होने से क्या है कि पत्तियाँ नष्ट होनी शुरू हो जाएंगी और जल है वो पौधे को कम मात्रा में मिलेगा। इससे क्या है कि पौधा जल भी सकता है, तो यानी कि पत्तियाँ कम से कम होंगी, तो उससे क्या है कि अपने जो वाष्पोत्सर्जन है वो कम होगा, तो जितनी मात्रा में पौधा नीचे से जल ग्रहण करेगा उतना बाहर निकाल सकता है। इसलिए पत्तियों की जो संख्या है वो कम होनी चाहिए। सीधा मध्यम में लगाएं। पौधा लगाने के बाद चारों तरफ से मिट्टी को अच्छी प्रकार दबा दें, यानी कि ये इस प्रकार से गड्ढा है तो गड्ढे के बीच के अंदर पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है कि जड़ें चारों ओर वृद्धि करेंगे और चारों ओर से पोषक तत्व आसानी से ले सकती हैं। इसलिए पौधे को गड्ढे के अंदर बीच के अंदर लगाना चाहिए और जो चारों ओर की मिट्टी है उसको अच्छी प्रकार से दबा देना चाहिए, जिससे पौधा है वो गिरे नहीं। पौधा लगाने के तुरंत बाद सिंचाई कर दें, तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। आगे है इसमें, अगर मान लो पौधा गिरने वाला है यानी कि उसकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो गई है, तो उसको लकड़ी या बांस के सहारा देना चाहिए, जिससे कि पौधे गिरे ना। अब ये तो थी पौधे लगाते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, नॉर्मल सी बातें ये सभी को पता ही है। अब आगे है सामान्य देखभाल, यानी कि अपने सारा कुछ कर लिया है, बाग के अंदर पौधे वगैरह लगा दिए हैं, अब सामान्य देखभाल कैसे करेंगे, यानी कि पौधे लगाने के बाद की जो प्रक्रिया है वो क्या, कैसे सिंचाई करनी है, किस प्रकार से उनमें निराई गुड़ाई करनी है, कब करनी है, वो सारी चीज़ें अपने इसमें सामान्य देखभाल में पढ़ेंगे, यानी कि जनरल केयर कैसे करते हैं। फलोद्यान में फल वृक्ष को स्थायी रूप से रोपण के बाद वह अच्छी वृद्धि कर सके, वह स्वस्थ रहे, इसके लिए उनकी देखभाल विशेष ध्यान दिया जाता है। या अपने बाग वगैरह लगाते हैं तो उसकी देखभाल क्यों करते हैं, उसका मेन पर्पज़ यही होता है कि वो अच्छी प्रकार से ग्रोथ करे और अच्छा उत्पादन दे, इसके लिए उसकी देखभाल की जाती है। तो कौन कौन सी देखभाल करते हैं वो चीज़ पढ़ेंगे। आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें, यानी जब ज़रूरी हो तब सिंचाई करनी चाहिए। गर्मियों के अंदर 7 से 8 दिन यानी कि एक सप्ताह के अंतर से, यानी कि आज कर दी तो 7 दिन बाद में सिंचाई करनी है। सर्दियों में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। सिंचाई की मात्रा कम या अधिक नहीं हो, ये इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है, यानी कि ये न हो कि जल की मात्रा कम है। और छोटे फल वृक्षों के अंदर ड्रिप सिंचाई विधि या फिर अपने स्प्रिंकलर मेथड है वो काम में ले सकते हैं। ये जो चीज़ है वो आप पीछे वाली वीडियो के अंदर पढ़ ली है, ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है। यानी सिंचाई के बारे में बात हो गई है केयर के अंदर। सेकंड है फल वृक्षों के आसपास जो खरपतवार है उनको अलग कर देना चाहिए, जो क्या है कि फल वृक्ष की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये क्या है कि भूमि से जो पोषक तत्व हैं उनको ग्रहण कर लेते हैं, नमी को ग्रहण कर लेते हैं, जो क्या है कि मुख्य पौधे को अपने प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए समय पर खरपतवारों को नष्ट करते हैं, यानी कि निराई गुड़ाई करते रहें।
जिससे क्या है कि मृदा की भौतिक दशा में भी सुधार होता है और पौधे की वृद्धि है वो अच्छी होती है। खाद और उर्वरक डालते रहें समय पर, जब भी ज़रूरी हो, यानी वर्ष में एक बार संतुलित मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए। या फिर पौधे के अंदर जिस भी पोषक तत्व की कमी हो तो उर्वरक का प्रयोग करें। शीतकाल में पाले व ग्रीष्म में गर्म हवाओं से छोटे पौधों के बचाव अवश्य करें, यानी कि पाला व लू से पौधों को बचाना चाहिए। यानी ये चीज़ें अपने +1 वाली बुक के अंदर पढ़ ली हैं कि लू क्या होता है, पाला क्या होता है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है पौधों पर, वो सारी चीज़ें पढ़ ली है अपने। तो इसके लिए दक्षिण दिशा में खुला छोड़कर घास, टाटियाँ, सरकंडे से ढकना चाहिए कि जिससे क्या है कि लू वगैरह न लगे और शीतकाल के अंदर पाला न लगे पौधों को। तो इससे बचाव के लिए ऐसी विधि अपनानी चाहिए जिससे क्या है कि अपनी जो मुख्य फसल है, पौधे हैं, उनको कम से कम नुकसान हो। आगे है फल वृक्षों को बड़े होने पर फलत के लिए अच्छा ढांचा तैयार हो, यानी कि कहने का मतलब है उनकी समय पर कटिंग होनी चाहिए, यानी कि ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग जो है वो प्रोसेस होनी चाहिए। ट्रेनिंग फल वृक्षों में कम की जाती है क्योंकि यह अलंकृत पौधों के अंदर होती है ऑर्नामेंटल गार्डनिंग में, परंतु प्रूनिंग है वो समय समय पर प्रतिवर्ष करते रहने चाहिए, जिससे क्या है कि नई शाखाएँ बनेंगी और नई शाखाओं पर फलत अच्छी होती हैं। इसलिए समय समय पर काट छाँट यानी संदाई की क्रियाएँ की जानी चाहिए, यानी संदाई ट्रेनिंग है, काट छाँट है वो प्रूनिंग है। तो ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग के प्रोसेस हैं वो समय समय पर की जानी चाहिए, और ये जो प्रोसेस है वो किसी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही करवानी चाहिए, क्योंकि अगर उसको ज़्यादा काट दिया जाएगा पौधे को तो उससे क्या है कि अपने उसमें उत्पादन नहीं मिल पाएगा। आगे है कीट बीमारियों से बचाव के लिए दवाई आदि का छिड़काव करें। आवश्यक होने पर पादप हार्मोन का भी छिड़काव पौधे के लिए ज़रूरी है, यानी जिससे पौधा स्वस्थ रहता है, अब पौधे की वृद्धि अच्छी होगी और उसमें क्या है कि पौधों की जो फल वगैरह लगते हैं उसकी ग्रोथ होगी। जो पादप हार्मोन है उससे फूल वगैरह भी ज़्यादा आते हैं, फूल ज़्यादा आएंगे तो फलों भी ज़्यादा लगते हैं, और पौधे से फल हैं वो जल्दी पकते हैं और बड़े आकार के भी होते हैं। तो पादप हार्मोन का प्रयोग करना चाहिए अच्छे उत्पादन के लिए। तेज़ हवा से छोटे पौधों को काफ़ी नुकसान होता है, ऐसी स्थिति में उनको लकड़ी, बाँस आदि के सहारा भी देना चाहिए। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें थी जो अपने पढ़ रहे थे सामान्य देखभाल के अंदर। तो सामान्य देखभाल इस प्रकार से करनी चाहिए। तो ये टॉपिक था अपना जो अपने पढ़ रहे थे सारा कुछ फल वृक्षों यानी फलोद्यान का जो प्रबंधन है उसके बारे में अपने पढ़ा था। ये +2 एग्रीकल्चर का टॉपिक है, अध्याय 9 का। तो इसके अंदर अपने सारा कुछ ये जो चीज़ें थी वो सारा कुछ पढ़ लिया है कि क्या क्या होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ढंग से पढ़ना है आपको। सारा कुछ पढ़ लिया है, भूमि का चुनाव कैसे करते हैं, सिंचाई वगैरह के बारे में, और जो कुछ भी चीज़ें इसमें थी, और जो रेखांकन की विधियाँ हैं वो मैंने पिछली वीडियो के अंदर डाला है अलग से, तो वो आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।